एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन है। टोटल जो है इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती जो एग्जाम है इसमें BPSC प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं। तो आप लोग BPSC प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को इसमें करिएगा, क्योंकि टीचर के एग्जाम में जो है BPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन को अक्सर उठाया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को भी इस सीरीज में हम करवा रहे हैं। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की ही तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इसमें BPSC प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, TRE 1 के भी क्वेश्चन मिलेंगे, 2, 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने क्वेश्चन का जवाब जो है इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले का आंसर क्या है। जैसे पहले का ए सही है तो पहले का ए करेक्ट करिए, बी से जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सतत विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा, अगर आप लोगों को पता होगा तो, नहीं तो हम आपको बताएंगे। तो बताइए सतत विकास का सिद्धांत जो है निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। बताइए विश्व बैंक ने प्रतिपादित किया था, नीति आयोग ने, ब्रॉडलैंड आयोग ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सतत विकास का सिद्धांत देने वाले कौन थे। तो देखिए सतत विकास का सिद्धांत की बात करेगा तो ये दिए थे कौन, ब्रॉडलैंड आयोग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग अगर आपको पता होगा तो आप लोग इसमें टाइप करिएगा, पहले का सी करेक्ट है। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को इस कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नीकारक पदार्थ है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक अजैव निम्नीकारक पदार्थ है। बताइए कागज है, खाद है, सूती कपड़ा है, DDT है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसे बताना है अजैव निम्नीकारक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए DDT जो होता है यह एक रसायन है, जबकि अजैव निम्नीकारक प्रदूषण पदार्थ के अंतर्गत आता है, जबकि कागज, खाद और सूती कपड़ा ये जो है जैव निम्नीकारक प्रदूषक है, जबकि DDT जो होता है ये अजैव निम्नीकारक प्रदूषक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या है। बताइए MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। बताइए जूल होता है, वाट होता है, न्यूटन होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बल का मात्रक जो होता है ये न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो जूल होता है यह कार्य का मात्रक होता है, और जो वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, और मीटर पर सेकंड जो है ये वेग का मात्रक है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। बताइए 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। बताइए 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -9, या फिर 10 टू द पावर -10। तो देखिए 1 नैनोमीटर जो होता है ये 10 टू द पावर -9 मीटर के बराबर होता है, जबकि हमसे पूछा है 10 नैनोमीटर। तो 10 नैनोमीटर जो होगा तो 10 × 10 टू द पावर -9 मीटर करेंगे तो हम इसमें जो है आंसर पाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -8 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री दूरी को मापा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि समुद्री दूरी को जो है किसमें मापा जाता है। बताइए नॉटिकल मील में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, किलोमीटर में मापा जाता है, कड़ियों में मापा जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समुद्री दूरी को किसमें मापा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा जरूर, अगर आपको पता होगा तब। तो देखिए नॉटिकल मील में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डेसिबल जो दिया है ये ध्वनि का मात्रक है। एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछता है कि डेसिबल जो है किसका मात्रक है, तो ध्वनि का मात्रक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। बताइए सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। बताइए नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, आक्सीकारक अभिक्रिया द्वारा होता है, या फिर अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सूर्य में ऊर्जा का निर्माण जो है ये किसके माध्यम से होता है। तो देखिए सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सूर्य में ऊर्जा का निर्माण जो होता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। बताइए रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है यह उत्सर्जित करता है, अल्फा किरण को उत्सर्जित करता है, बीटा किरण को, गामा किरण को, उपयुक्त सभी। बताइए रेडियोधर्मी पदार्थ जो है उत्सर्जित करता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा किरण को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जस्ते से बनता है। बताइए जस्ते से क्या बनाया जाता है? इस्पात बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, विद्युत बैटरी बनाई जाती है या फिर बम बनाया जाता है? तो बताइए जस्ते से बनाया जाता है, तो देखिए विद्युत बैटरी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक अगर पूछेगा कि जस्ता होता है या नहीं होता है, तो ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, जबकि कुचालक नहीं होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? बताइए सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया कहलाती है। बताइए सल्फोनेशन कहलाता है, वल्कीकरण जिसे कहते हैं वल्कनाइजेशन कहलाता है, या फिर सल्फ्यूटेशन कहलाता है, या फिर सल्फेशन कहलाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए इसे वल्कनीकरण कहते हैं, जिसे वल्कनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया जो होता है इसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। बताइए आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है? बताइए आयोडीन परीक्षण का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है? बताइए वसा का पता लगाने के लिए, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, कोलेस्ट्रॉल का, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आयोडीन परीक्षण का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है? तो देखिए एक कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया कर करके यह जो है पर्पल और ब्लैक रंग प्रदान करता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? बताइए ल्यूमिनाल है, सैलाल है, कैटेकोल है, या फिर केमिसाल है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो देखिए सम्मोहक ड्रग के अंतर्गत जो है ल्यूमिनाल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सम्मोहक ड्रग होता है यह ऐसी दवाइयां हैं जो कृत्रिम नींद लेने में सहायक होती हैं। सम्मोहक जो होती हैं, सम्मोहक ड्रग जो होता है ये ऐसी दवाइयां हैं जो कृत्रिम नींद लेने में सहायक होती हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फूल का डैश है, यहाँ पे फिल करना है, फल बनता है। बताइए फूल का बाह्यतल फल बनता है, फूल का पंखुड़ी फल बनता है, फूल का अंडाशय फल बनता है, फूल का अपरा फल बनता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल का जो अंडाशय होता है यही फल बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? बताइए द्विबीजपत्री के पौधे में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? बताइए रेडियल के रूप में होता है, संपार्श्विक के रूप में होता है, एकाग्र के रूप में होता है, सनकी के रूप में होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए संपार्श्विक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, श्वसन जड़ों वाले पौधे को कहते हैं। बताइए श्वसन जड़ों वाले पौधों को क्या कहा जाता है? बताइए दलदली पौधे कहते हैं, अधिपादप पौधे कहते हैं, मैग्रो पौधे कहते हैं, जली पौधे कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए श्वसन जड़ों वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इसे मैग्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हरित ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? बताइए हरित ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? बताइए सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, भूतापी से उत्पादित बिजली, पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। तो बताइए हरित ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए हरित ऊर्जा का जो अर्थ होता है यह होता है सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हरित ऊर्जा से अभिप्राय होता है प्राकृतिक संसाधनों से है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। हरित ऊर्जा से अभिप्राय जो है प्राकृतिक संसाधनों से है, इसे आप लोग याद रखना। जैसे सूर्य हुआ, वायु हुआ, जल से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये सभी क्या है, हरित ऊर्जा के स्रोत हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। बताइए दिए गए शब्दों को एक तार्किक रूप में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दिया है पे मेढक दिया है, गरुड़ दिया है, टिड्डा दिया है, सांप दिया है, घास दिया है। तो इसको कह रहा है कि इसको तार्किक रूप में व्यवस्थित करना है, तो इसे अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले जो है घास होता है उत्पादक होता है, तो उत्पादक को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, और टिड्डा को कौन खा लेता है, मेढक खा लेता है, और मेढक को कौन खाता है, सांप, और सांप को खाता है गरुड़। तो सबसे पहले उत्पादक आएगा तो 5 नंबर आएगा, तो 5 नंबर ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में जो है 5 वाला है, तो सबसे पहले ये दोनों कट जाएगा, सी और डी। उसके बाद देखिए घास को कौन खाया है, टिड्डा, तो 5 के बाद 3 आएगा, 3 के टिड्डा को कौन खाया है, टिड्डा को खाया है मेढक, उसके बाद पहला आएगा, तो 5 3 1। फिर उसके बाद क्या खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, गरुड़। तो 5 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। बताइए निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता जो है सबसे अधिक होता है। बताइए सोना का, रजत का, लोहा का, तांबा का, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए सबसे अधिक जो है विद्युत चालकता पाई जाती है चांदी, जिसे रजत कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। बताइए विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। बताइए कूलाम होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है, या फिर एम्पियर होता है। तो देखिए विद्युत धारा की इकाई जो है इसे एम्पियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि कूलाम जो है किसका इकाई है, तो कूलाम जो होता है विद्युत आवेश का इकाई होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कूलाम जो होता है ये विद्युत आवेश की इकाई होती है, इसे आप लोगों को याद रखना है। देखिए वोल्ट जो होता है ये विद्युत विभव का मात्रक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि वोल्ट जो होता है विद्युत विभव का मात्रक होता है, और जो वाट होता है ये शक्ति का मात्रक होता है, और उसके बाद जो है एम्पियर हम आपको बता दिए कि विद्युत धारा का मात्रक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बताइए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बताइए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और कार्य और ऊर्जा, ये आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक जो है जूल होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम मात्रक है मापन का। बताइए ओम जो है किसका मात्रक होता है, हम आपको अभी बताए हैं। बताइए ओम जो है किसका मात्रक है। तो देखिए ओम जो होता है ये प्रतिरोध को मापता है, विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या बताइए कितना होता है। बताइए एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है, हमेशा परमाणु भर से अधिक होती है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या होता है ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। बताइए एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। बताइए प्रोटॉनों की संख्या में अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या में अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अलग होते हैं, या फिर परमाणु संख्या में अलग होते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो ये द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है कहा जाता है। बताइए अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। बताइए अपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। बताइए तेल का प्रयोग करते हैं, मरहम का प्रयोग करते हैं, डीडीटी का प्रयोग करते हैं या फिर गंबूसिया मछली का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है गंबूसिया, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो गंबूसिया होता है ये मछली है, क्या है गंबूसिया जो है एक प्रकार की मछली है जो क्या करती है ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। बताइए पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं होती है। केवल पहला और दूसरा सही है, केवल पहला और तीसरा सही है, केवल पहला सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो 24 का पहला वाला क्या है सही है। उसके बाद देखिए पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं होती है, यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्त पाई जाती है। तो इसमें कह रहा है कि नहीं पाई जाती है, तो पहला और दूसरा सही है, बल्कि तीसरा वाला गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है। बताइए दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है। बताइए प्रोटोजोआ उपस्थित होता है, ईस्ट उपस्थित होता है, बैक्टीरिया उपस्थित होता है, शैवाल, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए जो है इसमें क्या पाया जाता है, तो प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए जो है निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है, तो प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दीमक जो होते हैं ये सेलुलोज को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। दीमक जो होते हैं ये सेलुलोज को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और दीमक जो होता है, दीमक और प्रोटोजोआ के मध्य जो है सहभागिता का संबंध होता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा दीमक और प्रोटोजोआ के मध्य जो है कैसा संबंध देखने को मिलता है, तो सहभागिता का संबंध देखने को मिलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। बताइए पानी में फ्लोराइड प्रदूषण जो है मुख्यतः प्रभावित करता है। बताइए गुर्दा को प्रभावित करता है, दांत को प्रभावित करता है, दिमाग को प्रभावित करता है या फिर यकृत को प्रभावित करता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पानी में फ्लोराइड का प्रदूषण से ये जो है दांत प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दांत के ऊपरी हिस्से में जो है इनेमल पाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि दांत के ऊपरी हिस्से पे जो है किसका परत पाया जाता है, तो इनेमल का परत पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर पूछेगा आप लोगों से कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है किसे माना जाता है, तो इनेमल है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा विलुप्त घोषित सौरैया है यहाँ पे, ठीक है ना, सौरैया पुंडयाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया जाता है। तो बताइए सौरैया पुंडयाना पौधा जो है निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया जाता है। बताइए देहरादून उत्तराखंड में पाया जाता है, तमांगलांग मणिपुर में पाया जाता है, कैमूर बिहार में पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सौरैया पुंडयाना पौधा जो है ये पाया जाता है मणिपुर के तमांग जिले में, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि मणिपुर के तमांग जिले में जो है सौरैया पौधा पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बताइए प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, चाल का मात्रक है या फिर बल का मात्रक है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है। बताइए विस्थापन है,
वेग है, बल है, आयतन है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए सदिश राशि वे होती हैं जिसमें दिशा होता है, तो इसमें से बताना है कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो देखिए विस्थापन में भी दिशा होता है, वेग में भी दिशा होता है और बल में भी दिशा होता है, लेकिन आयतन जो होता है इसमें दिशा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयतन जो होता है सदिश राशि नहीं है, जबकि अदिश राशि के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है। बताइए किलोवाट घंटा जो है यह किसका मात्रक है? बताइए ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, बल का मात्रक है या फिर संवेग का मात्रक है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किलोवाट घंटा जो होता है यह किसका मात्रक होता है? तो देखिए यह ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। बताइए किसी ईंधन की दक्षता इसमें फील करना है किस संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? उसके घनत्व के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, उसकी मात्रा के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसी ईंधन की दक्षता जो है किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक सामान्य रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो है बढ़ता है या फिर घटता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? बताइए एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए फल है, विंटर ग्रीन का तेल है, पेट्रोलियम है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो देखिए एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत की बात करेगा तो क्या होता है? तो ये पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। बताइए निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है? बताइए पेनिसिलिन है, पैरासीटामॉल है या फिर एस्पिरिन है या फिर सल्फाडायजीन है। तो बताइए एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटीबायोटिक की बात करेगा तो इसमें जो है पेनिसिलिन और ऑप्शन नंबर डी सल्फाडायजीन जो है यह एंटीबायोटिक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से एंथ्रेक्स बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है? बताइए निम्नलिखित में से एंथ्रेक्स बीमारी जो है किसके द्वारा फैलाई जाती है? बताइए विषाणु के द्वारा फैलाई जाती है, जीवाणु के द्वारा फैलाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा फैलाई जाती है या फिर शैवाल के द्वारा फैलाई जाती है? तो देखिए एंथ्रेक्स बीमारी जो होता है ये बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो होता है बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए जीवाणु से होने वाले अन्य जो है रोग हैं टीटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया कोड, गोनेरिया, सिफिलिस और एंथ्रेक्स, ये सभी जितने होते हैं जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगर आप लोगों से पूछेगा विषाणु वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज जो है ये विषाणु वायरस से होने वाले रोग हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए शैवाल से जो रोग होता है ये लाल किट्टू का रोग होता है, ये रोग जो है ये पादप रोग है, ये भी बात आपको याद रखना है। और देखिए माइकोप्लाज्मा जो है जनित रोग अगर पूछेगा तो पपीते का बंची टाप रोग जो है बहुत फेमस है, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि पपीते का बंची टाप रोग जो है यह किससे होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और केले में भी लगता है जिसे कहते हैं लिटिल चिप रोग कहते हैं। अगर पूछिएगा लिटिल चिप रोग जो है किससे संबंधित है, तो केला से संबंधित है और ये माइक्रोप्लाज्मा रोग से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के भी वाहक होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर जो है
निम्न में से किस बीमारी के भी वाहक होते हैं? बताइए, डेंगू बुखार के वाहक होते हैं, हाथी पांव जिसे फाइलेरिया कहते हैं इसके वाहक होते हैं, मस्तिष्क ज्वर के वाहक होते हैं, या फिर पीला बुखार के वाहक होते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के वाहक होते हैं? तो देखिए, ये हाथी पांव के वाहक होते हैं, जिसे हाथी पांव को ही फाइलेरिया भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाथी पांव जो होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। किस मच्छर के द्वारा होता है? क्यूलेक्स मच्छर जो है। देखिए, हाथी मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर जो है, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा जो है हाथी पांव होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसी को एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न के रूप में किया जाता है। बताइए, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है निम्न के रूप में किया जाता है। बताइए, डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, चिपकाने में किया जाता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है निम्न में से किसके रूप में किया जाता है? तो देखिए, चिपकाने में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है ये चिपकाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसके कारण जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? बताइए, कोयला के द्वारा होता है, डीजल के द्वारा होता है, हाइड्रोजन के द्वारा होता है, या फिर मिट्टी का तेल के द्वारा होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो है यह किसके कारण होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन जो होता है इसके कारण जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, बाकी के द्वारा जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 है, एक ऊंचे मीनार में से मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु का गति बराबर होगी, त्वरण बराबर होगा, आवेग बराबर होगा, बल बराबर होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु की भार जो है ये क्या होगा? तो देखिए, इसकी गति जो होती है बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का जो गति होता है ये बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? बताइए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने, स्टीफन हॉकिंस ने, या फिर मैरी क्यूरी ने? तो बताइए, आपेक्षिकता का सिद्धांत जो है इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, पृथ्वी का जी होता है। बताइए, पृथ्वी का जी जो होता है इसका मान कितना होता है? 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं? बताइए, खाना पकाना, भोजन का पाचन, पानी का जमना, पानी को गर्म किया जाना? तो देखिए, इसमें से जो है बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, खाना का जो पकना होता है ये रासायनिक परिवर्तन होता है, और भोजन का भी पचना रासायनिक परिवर्तन होता है। पानी का जमना और पानी गर्म किया जाना ये दोनों जो है ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। जबकि हमसे रासायनिक परिवर्तन पूछा है तो पहला और दूसरा जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन पायस का उदाहरण नहीं है? बताइए, मक्खन, चॉकलेट, दूध, दही, फेटी हुई मलाई? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, पायस का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, दही जो होता है ये पायस का उदाहरण नहीं होता है, जबकि मक्खन, चॉकलेट, दूध जो होता है और फेटी हुई मलाई ये सभी जो है पायस के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए, एक उत्प्रेरक जो होता है यह क्या करता है?
या रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए सैरोलॉजी निम्न का अध्ययन, सैरोलॉजी जो है निम्न का अध्ययन है। बताइए छिपकली का अध्ययन करता है, मच्छरों का अध्ययन करता है, काकरोच का अध्ययन करता है, चमगादड़ का अध्ययन करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सैरोलॉजी जो होता है यह जो है छिपकलियों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसे ओफियोलॉजी कहते हैं। और उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। बताइए जीव विज्ञान का पिता जो है किसे कहा जाता है? बताइए हाइमन को कहा जाता है, लेमार्क को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है या फिर लियांस को कहा जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जीव विज्ञान का पिता जो है किसे कहते हैं? तो देखिए लेमार्क को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कीट संवर्धन क्या है? बताइए कीट संवर्धन जो होते हैं ये क्या होते हैं? बताइए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है, कीटों को मारने का विज्ञान है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कीट संवर्धन का क्या, कीट संवर्धन जो है क्या है? तो देखिए कीट संवर्धन जो होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस है जो वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? बताइए ऑक्सीजन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वातावरण प्रदूषक गैस जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगर आप लोगों को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता तो वो भी करेक्ट हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? बताइए बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? बताइए बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, परमाणु प्रोटीन के द्वारा, रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसे बैक्टीरिया के द्वारा जो है बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कड़ी तत्व क्या है? बताइए कड़ी तत्व जो है क्या होते हैं? बताइए ठोस अपशिष्ट हैं, जल प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है या फिर मृदा प्रदूषक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कड़ी प्रदूषक, कड़ी तत्व क्या होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जो है 2 बार पूछा गया है। अगर आप लोगों से पूछेगा कड़ी तत्व क्या होता है तो आप लोग ठोस अपशिष्ट मत करिएगा, क्योंकि यह जो है वायु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसका वीडियो जो है कल फिर अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए और आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।